और मुझे लगता है जो दिल से कोई लिख देता है तो लोगों को के भी दिलों तक पहुंचता है। तेरा रूप जिगर महरड़ के आग लगा वैसे, तेरी आँखों का यो काजल। और दूसरा, अगर सपना से कोई पूछता है ये गाना किसका है तो वो बोलती है ये गाना पब्लिक का है, ये आपका हो चुका है। मतलब कि घुमा फिरा के किसी को क्रेडिट तो देना होता नहीं है। उन्होंने जगह जगह इस गाने को फैलाया है, स्टेज पे परफॉर्म किया। हरियाणा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आज के टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। बहुत लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें दे रहे हैं जो बॉलीवुड नहीं दे पाया, वो हरियाणा की इंडस्ट्री दे रही है। नई कंपोजिशन दे रही है, नए शब्दों का वो दे रही है। तो बहुत सारे नया नया जो डिफरेंट टेस्ट है वो पहले पंजाब ने दिया, अब हरियाणा दे रहा है। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कारपेट, प्रेजेंटेड बाय भारत आज। नमस्कार, मैं हूं संध्या चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिजिटल रेड कारपेट। डिजिटल रेड कारपेट प्रेजेंटेड बाय भारत आज। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, जिनको आप देखना पसंद करते हैं और वो आपके आइडियल हैं। और वो शख्स जो हैं मल्टी टैलेंटेड शख्स है। उनके बारे में एक दो शब्द में उनको शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए आपको सीधे मिलवाती हूँ मैं अपने आज के गेस्ट से। और हमारे आज के गेस्ट हैं वीर दहिया जी। वीर दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डिजिटल रेड कारपेट में। संध्या जी, पहले तो आपको नमस्कार और मेरे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, राम राम। क्योंकि हरियाणा से हैं तो राम राम तो हमारे में चलती है। बिल्कुल जी। वीर जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। आज आप एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा जब आपने शुरुआत की होगी, तो वो वक्त मैं जानना चाहती हूँ और कैसे शुरुआत की वो दौर मैं जानना चाहती हूँ, वो संघर्ष जो है वो मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें जीवन में हम सोचते नहीं है लेकिन हो जाती है। तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं मीडिया लाइन में आऊंगा, मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगा, बट क्या है कि हो गया। अब स्टार का बेटा स्टार बनना चाहे, जरूरी नहीं वो स्टार बने। बिल्कुल, ये एक डेस्टिनी होती है, किस्मत होती है। मेरी किस्मत में था शायद। तो इससे पहले मैंने सरकारी नौकरी की 3.5 साल, डेली अप डाउन। सोनीपत से मैं बिलोंग करता हूँ, सोनीपत से दिल्ली और दिल्ली से फिर सोनीपत। किस चीज की नौकरी थी? ये कॉर्पोरेशन बोलते हैं, NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो ये जो जॉब थी मेरी, एक संडे जाता, दूसरे संडे का वेट करता था, आने जाने में ही समय लग जाता था। तो मैंने पापा को बोला कि मेरी तो लाइफ जो है वो ऐसे हो गई है कि यहाँ से टिफिन उठाकर लेके जाता हूँ, वहां पर टिफिन खा के आ जाता हूँ। मेरी लाइफ में रहा क्या, एक नीरस लाइफ हो गई थी। तो मैंने कहा मैं इससे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ। और तभी मुझे एक मौका मिला कि रेलवे स्टेशन से एक हमारे सैनी साहब थे, JN सैनी। तो उन्होंने उनकी एक एल्बम बन रही थी जय श्री राम करके, तो डिवोशनल एल्बम थी। और जैसे उनको लगा होगा कि थोड़ा भक्ति भाव का मेरा फेस है, तो एज एन एक्टर उन्होंने मुझे 2 गानों में एक ब्रेक दिया। तब तक आप सिंगिंग लाइन में आ चुके थे? नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा। मेरा स्टार्टिंग से ही एक जो ब्रेक मिला है 2 गानों में, एज ए मॉडल मुझे ब्रेक मिला है, भक्ति के जो 2 गीत थे। तो वहां से फिर मुझे लगा कि अगर मैं बगैर कुछ करे यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो क्यों ना मैं ट्राई कर लूं। हाँ। तो मैंने मॉडलिंग के लिए ट्राई किया। मैंने मॉडलिंग में करियर शुरू किया। 2006 में मिस्टर दिल्ली रहा मैं। फिर आगे जो इंडस्ट्री, मुझे मॉडलिंग वाली ज्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। कुछ वातावरण है जो लोग समझते होंगे, मुझे वो एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया। मतलब 2 मुंहे चेहरे, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बढ़ाने के लिए आपको एक करियर के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का था। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम था वहां पर। और उस टाइम तक हमारा कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, तो स्ट्रगल करना पड़ता था। और ऐसी कंडीशंस थी जो हम फुलफिल नहीं कर सकते थे। इसके बाद में फिर क्या है कि मुझे जैसे गानों में एज ए मॉडल मुझे काम मिला, लोगों ने सराहा। फिर उसके बाद में मैंने गाने लिखने शुरू किए, गाने शुरू किए। और जैसे जैसे
टाइम बढ़ता गया, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, और मुझे लगता है जो दिल से कोई लिख देता है तो लोगों को के भी दिलों तक पहुंचता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने जितने भी गाने दिल से लिखे या काफी गाने लोगों ने मेरे पसंद किए। अब एक गाना से तो पहचान तो बन ही चुकी है, जो वर्ल्ड वाइड गाना है, देश में नहीं विदेशों में भी है, आँखियाँ का काजल तो सबने सुना है। लेकिन उससे पहले भी मैंने सैकड़ों गाने बना रखे हैं और वो भी डीजे पे चलते हैं, लेकिन लोग कम जानते हैं। इसको पूरा भारत जानता है, विदेश में भी ये गाना बजता है, तो इससे मेरी पहचान कुछ ज्यादा बनी है। अच्छा वीर जी, आप गाना आपने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आपने गाना कब शुरू किया? गाने का जो था, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिखना भी मैंने तब शुरू किया था क्योंकि जो लिखने वाले थे वो थोड़ा सा क्या है कि ना तो वक्त दे पा रही थी ना टाइम दे पा रही थी। अच्छा। और ऐसे ही गाने वालों का था, क्योंकि आमतौर पे जब मुझे गुरुजी मिले जो संगीत सिखाते थे, उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली। तो करीबन 1 साल तक मैंने उन संगीत की शिक्षा ली, फिर मैंने गाना शुरू किया उसके बाद में। तो मेरे अभी गीत जो आ रहे हैं मार्केट में, अभी जो आया है जानम जानम करके एक गीत आया है, जिसको हमने दिया है तेरी आँखियाँ का ये काजल पार्ट 2, और ये काफी अच्छा गाना है। हमने इसमें मध्य प्रदेश में शूट किया है इसको, और कोशिश किया कि हरियाणा का एक नाम जो है पूरे इंडिया में भी पहुंचे। वैसे तो पहुंच ही चुका है, लेकिन इसको और बढ़िया तरीके से हम और लगाना चाहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में शूटिंग हुई है। अच्छा, आपका पहला गाना जो हिट नहीं सुपर हिट हुआ है, सुपर हिट से भी उसको ऊपर ही मान के चलते, आँखों का यो काजल, तो सबसे पहले उस गाने से एक बार शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत गाना गा के, क्योंकि सुनना आपकी आवाज में वो गाना सुनना हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर महरड़ के आग लगावे से, तेरी आँखियाँ का यो काजल। अच्छा, तेरी आँखों का ये काजल बहुत सुंदर आपने गाया। इस गाने में एज ए मॉडल जो थी वो थी आपकी सपना चौधरी। नहीं, मैं बताना चाहूंगा सपना चौधरी मॉडल नहीं थी। इसमें जो मॉडल थी वो सोना छाबड़ा मॉडल थी। आप ओरिजिनल गाना जब नेट पे सर्च करेंगे तो सपना चौधरी नहीं है। सपना चौधरी तो एक डांसर है, उसने तो एक डांस किया, परफॉर्मर है वो तो। उसने जगह जगह इस गाने को फैलाया है स्टेज पे परफॉर्म करके। उन्हीं के जरिए, इस गाने के जरिए उनको इतनी ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई कि आज वो हरियाणा के एक सुपरस्टार एक्ट्रेस में से गिनी जाती हैं। लोगों के लिए मतलब ये गाना और उस पे उनका डांस, ये कॉम्बिनेशन जो है लोगों को बहुत पसंद आया। तो क्या इसका क्रेडिट कभी सपना चौधरी वीर को देती हैं? देखिए, जब थोड़ा सा किसी का नाम हो जाता है तो वो गोलमोल बातें करता है। आप उसको बोलते हैं कि, एक तो बात मैं बता दूं कि लोग सोचते हैं सपना चौधरी का गाना है, जबकि मेल वर्जन है तो सपना चौधरी का गाना कहाँ से नहीं हो सकता। और दूसरा, इस गाने के लास्ट में जो है, ये मैं अपना नाम एक की एक छाप देता हूँ, वीर धैया देख सपना। जो वीर धैया अगर इस नाम के साथ में ना जुड़ा होता तो आप ये मानते भी नहीं कि ये गाना मेरा है। और दूसरा, अगर सपना से कोई पूछता है ये गाना किसका है तो वो बोलती है ये गाना पब्लिक का है, ये आपका हो चुका है। मतलब कि घुमा फिरा के किसी को क्रेडिट तो देना होता नहीं है। ये आपका गाना है, पब्लिक का गाना है, मेरा कोई वो नहीं है, बस वो घुमा फिरा के ऐसे बोल देती है। लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, कोई बात नहीं, देर सवेर। जैसे मैंने बताया अभी पार्ट 2 आ रहा है, तेरी आँखियाँ का काजल पार्ट 2, जानम जानम के नाम। जानम। तो मुझे काफी उम्मीदें हैं और ऐसे गाने हम लोग बार बार लाते रहेंगे। तो ये तो एक शुरुआत है। तो कभी इस बाबत सपना चौधरी से बातचीत हुई कि भाई मेरा गाना है, मैंने लिखा है, गाया, तो क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। आप भले ही डांस कर लो, आप डांसर हो, आप स्टार हो, मान लिया, लेकिन क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके नसीब में जो होता है वो हो जाता है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्रेडिट देना चाहिए या वो बोलेगी कि आप क्रेडिट ले लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप क्रेडिट ले लो, या जिसका जब मौका लगता है वो आदमी मौके पे चौका मार देता है। सीधे इंडस्ट्री का यही हाल है। तो उसने कुछ नया नहीं किया। तो मैं
यही कहूंगा जो कोई है, शिकायत नहीं है। नहीं, किसी से कोई शिकायत कोई नहीं है। शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा और एक नहीं। जो गाना हिट होता है उसके पीछे पूरी टीम का होता है, चाहे उसमें जिसने म्यूजिक दिया है, जिसने उसमें को लिखा है, जिसने गाया है, जिसने एक्ट किया है, और ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन जो बनता है वो जाके एक गाने को हिट करता है। हिट करता है। तो इसमें पूरी टीम का योगदान होता पूरी है। टीम का योगदान होता है। ये तो होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अपना फेस को हाईलाइट करते हैं कि ये है वो है, ठीक है भैया और बना लो। हम तो ये कहते हैं जिसका गाना है और बना ले, सपना चौधरी भी और बना लेगी और भी और बना लेंगे हम। तो वीर दहिया का दिल इतना बड़ा है कि वीर दहिया अपने गाने का क्रेडिट अपनी पूरी टीम को देते हैं, वरना कम ही ऐसा होता है कि कोई स्टार जो है अपना क्रेडिट अपनी टीम को दे। हालांकि टीम की बहुत ज्यादा मेहनत होती है और वीर दहिया का ये बड़प्पन है कि वो अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं। आपका गाना जानम जानम जी, वो एक बार सुनना चाहूंगी और उसके बाद आगे का डिस्कशन। जानम जानम जो गीत है वो मुझे लगता है कि जैसे वो दोनों गाने मेरे हैं, लेकिन ये जो गीत है ये मुझे और ज्यादा पसंद आता है। जब ये काजल से ज्यादा पसंद है? हाँ, जो अगर मेरे से राय ली जाएगी आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, क्योंकि म्यूजिक वाइज, वीडियो वाइज ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस गाने को मैं सुना देता हूँ। वैसे अभी हम लोगों ने इसको नेट पे डाल रखा है, तो काफी अच्छे इसके जो है व्यूज आ रहे हैं, प्यार मिल रहा है दर्शकों का। इन फ्यूचर टाइम ये गाना भी हिट हो जाएगा, क्योंकि आख्या काजल भी 1 साल के बाद में हिट हुआ था। अच्छा जी, 1 साल का लंबा वक्त एक साल लग तब तक जाता तो है। ऐसा लगा होगा ना कि इस 1 साल में अगर हिट नहीं हुआ वो गाना, हम भूल तो गए ऐसा, थे। हाँ, दिमाग से उतर जाता है। हम भूल गए थे देखकर कि भैया ये क्या है, फिर तो ब्लास्ट होता चला गया, गाना हिट हो गया। उसके बाद में फिर जो है 1 साल तक गाना बहुत अच्छे लेवल पे गया। इसके बाद में फिर सपना चौधरी ने परफॉर्म किया, वो गाना और हिट हो गया। हाँ। जो बात है सच, वो मैं सच बोलता हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं। उसके बाद में क्या है कि गाने में और भी एनर्जी आ गई और लोगों तक फैल गया, तो गाना हिट से भी ऊपर सुपर हिट हो गया था। हाँ। जी जी। तो मैं जानम जानम की जी, जानम हो जानम तेरी याद घनी आवे, मैं जागूं सारी रात दिल की ते चैन ना पावे, हमें जागूं सारी रात दिल की ते चैन ना पावे। अच्छा, आपने बोला कि 1 साल के बाद जो है वो आंखों का यो काजल हिट हुआ, तब तक आप भूल चुके थे। उसके बाद ये ऐसा हिट हुआ कि सबकी जुबान पर चढ़ गया, डीजे पर बजने लग गया, पूरे हरियाणा से निकल के पूरे देश भर में फेमस हो गया। अब आपका ये गाना है जानम जानम, इसका सुर बहुत अच्छा है, आपने गाया भी बहुत अच्छा है, तो इससे भी ये उम्मीद है कि अब ये भी पूरा हरियाणा को छोड़ के पूरे देश में फेमस होने वाला है। देखिए, हर कलाकार अपने गाने से कुछ ना कुछ तो आशाएं रखता है, और वो आशाएं बहुत कम लोगों की पूरी होती हैं। मैं अपने गाने की खासियत बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो है एक पारिवारिक गाने बनाता हूं, जिसको माँ बहन बेटियां भी साथ में बैठ के देख सके, हाँ। एक सभ्यतापूर्ण तरीके से, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे शब्द हो। तो मेरी कोशिश रहती है कि एक अच्छा गीत बने, एक गीत के अंदर एक मिठास होनी चाहिए, जो हमारे पुराने गीतों में हुआ करती थी। मोहम्मद रफी साहब के जो गीतों में हुआ करती थी, खत्म होता जा रहा है, लेकिन ट्रेंड खत्म हो गया। आज के टाइम में क्या है, नए नए जो कलाकार आ रहे हैं, इनको एक शब्द मिल जाए, एक लाइन मिल जाए, उसी पे बीट्स करते रहते हैं कि भैया ये है, ये है, ये है, ये है। आज 10 बार 50 बार एक ही चीज को रिपीट करोगे क्या? ना कोई सुर है, ना कोई ताल है, ना कोई लय है, ना कोई इसका एक गाने का एक वो होता है कि हम इससे क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो वो चीजें मुझे लगता है कि इनका जो बोल सकते हैं कि फुहड़ता जो है गाने में बढ़ती जा रही है, और जो सार्थकता थी वो खत्म होती जा रही है कहीं ना कहीं। मैं एक शब्द में कहूंगा, ये मीनिंगलेस टाइप के गाने होते हैं, इनका कोई मतलब तो होता नहीं है कि जो लोगों को पसंद आए। तो कानों में इतने चुभते हैं, एक बार सुनेगा आदमी, 2 बार सुनेगा। और जो मेरे गीत जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वर्ग उसको पसंद करे, क्योंकि जो गीत है वो दिल से लिखे जाते हैं और दिल तक ही पहुंचाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे ठीक लगता है, और मैं खुश रहता हूँ कि चाहे गाना मेरा चले या ना चले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक अच्छा मैसेज एक समाज को दे रहा हूँ, मैं खुश रहता हूँ। अच्छा, वीर दहिया ने अपनी जीवन का पहला गाना कौन सा गाया था? एक था पैक ब्रांडी के नाम से था। हाँ।
वैसे तो नशे कई तरीके से होते हैं, दारू के भी नशे होते हैं, जैसे पैक ब्रांडी से आपको लग रहा होगा कि दारू का नशा है, शराब का नशा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये नशा है आंखों का नशा। तो दारू का नशा पल दो पल के लिए होता है, लेकिन आंखों का नशा, महबूब का नशा, वो उम्र भर के लिए होता है जी। ओ तन देख नशा सा चढ़ जा सै जणु पी के पैग बरांडी का, न्यू हाल चाल तेरा पूछ लिया रे छोरी आंधी जांदी का, तू जो बन में मलमाल से तेरी आगे सब कंगाल से, हो तेरा रंग सोने बरगा से तू दिलेरी से चांदी सा, तन देख वो तन देख नशा सा चढ़ जा से जणु पी गए पैग बरांडी का। ये पहला गाना था, स्टेज पे परफॉर्मेंस आपने की थी। जी। तो कैसा लगा था, लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वीर दहिया पहली बार स्टेज पर चढ़े, पहली बार गाना गाया और बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत लोगों ने पसंद किया है इस गाने को, बहुत प्यार दिया है। तो क्या रिएक्शन था? लगा कि कामयाबी की सीढ़ी बस चढ़ गया हूँ? मेरी जिंदगी के 2 सपने थे, जिसमें एक सपना पूरा हुआ है। ये मेरा सपना था कि लोगों का मुझे प्यार मिले, पब्लिक का प्यार मिले, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जिस बैकग्राउंड, जिस फैमिली से हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, फौजी परिवार से हूँ, दूसरा है कि जाट फैमिली से हूँ, जिसमें तीनों लेवल पे देखा जाए तो गाना बजाना कोई अलाउड नहीं होता। हाँ। तो बड़े चोरी छिपे हम लोगों ने रियाज किया, सीखा, इधर उधर से, सपोर्ट नहीं किया, टाइम लगा, काफी अरसा लगा यहाँ तक पहुंचने में। कितना अरसा लगा? ये कम से कम 13-14 साल मुझे यहाँ तक पहुंचने में लगे। 13-14 साल जी, ह्यूज टाइम। बिल्कुल, यहाँ तक आके लोग दम तोड़ जाते हैं अपने इरादों का, लेकिन मैंने अपने इरादों को मजबूत बनाकर रखा, क्योंकि नसीब, मैं चाह रहा था कि जब तक हम एक फेम बन जाते हैं तो उसके बाद में मेरा एक मकसद है जीवन का। एक तो ये मकसद था कि पब्लिक में आना और उनके दिलों पर छाना। दूसरा मेरा जीवन का एक लक्ष्य है, जहां तक कम लोग पहुंचते हैं, मैं डॉग लवर हूँ। जो कुत्ते होते हैं वो इतने वफादार होते हैं, इतना वफादार जीव के साथ में हम लोग, बहुत से लोग अत्याचार करते हैं, उनको टाइम पे रोटी नहीं मिल पाती। अब गौ माता को अगर हम खाना नहीं देते तो वो चारा खाकर भी, घास खाकर भी गुजारा कर सकती है, लेकिन अगर कुत्ते को हम लोग रोटी नहीं देंगे तो वो क्या खाएगा बेचारा? उसको वो हम पर टोटली आश्रित है 100%। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया, ये जो नेम फेम है, ये जो चीजें हैं, मुझे इनसे बिल्कुल प्यार नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं स्पष्ट सा इंसान हूं, मैं अपनी सच्चाई बात बोलूंगा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊं, बाकी दूसरा मकसद मेरी जिंदगी का है नहीं। ईश्वर ने बहुत दिया मुझे, हर चीज दी, मांगने से पहले दी, ऐसे परिवार में पैदा किया कि मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मेरा जो एक लक्ष्य है सिर्फ ये रह गया कि मैं डॉग्स के लिए कुछ कर सकूं। क्या कोई प्लानिंग भी बनाई है इसके लिए, डॉग लवर्स के लिए, मतलब डॉग्स के लिए? मैंने एक एनजीओ खोली है और जितना मेरे में सामर्थ्य है मैं वो करता हूँ। अब बहुत से लोग होते हैं कि समाज सेवी लिखवा लेते हैं, सरकार ग्रांट देती है, लेकर हजम कर जाते हैं वो लोग। लेकिन सोशल वर्क करता कौन है? बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग करते हैं। सिर्फ ग्रांट लेने तक ही वो होते हैं। अब मेरे से जितना बन पड़ता है, हमने एक इसका एनजीओ खोली है, जितना मेरे से बन पड़ता है, मैंने दूसरे से किसी से इसका फाइनेंस नहीं वो किया। जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना रोटी, जितना दूध, ये गाँव के जो आवारा कुत्ते होते हैं, हम इनका सपोर्ट करते हैं। और इन फ्यूचर टाइम में एक मुहिम चलाना चाहता हूँ, एक रोटी मेरी भी, इस टाइप से। और मैं चाहता हूँ कि भाई इस टाइप में जैसे मैं आगे बढ़ूं तो दुनिया मेरे साथ में जो मेरे को चाहती है, जो मुझे प्यार करती है, कम से कम इस जीव के लिए थोड़ा उदारपन अपना दिखाए। तो मतलब ये बचपन से ही डॉग्स के लिए इतना प्यार दिल में भरा हुआ है वीर दहिया के? ये मेरे ब्लड में है, मुझे खुद समझ नहीं आता। अच्छा। कोई मारता कुत्ते को यहाँ पर लगती है, कोई अगर और किसी को कोई मार रहा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों होता है, मेरे को यहाँ पर एकदम से लगती है कि जैसे मुझे ही मार दिया शायद। अब इंटरव्यू में दे रहा हूँ आपके उससे, अब कहते हुए भी अजीब सा लगेगा, लेकिन क्या है कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगा। हो सकता है
कि मैं पिछले जन्म में शायद भगवान ने इनसे मेरा कोई रिश्ता नाता रहा होगा कि मुझे, या फिर हो सकता है कि इनके लिए भगवान ने मुझे चुना होगा, क्योंकि ये जो 14-15 साल की जो जर्नी थी मेरी, शायद हो सकता है इन्हीं के काम आए। हाँ, जी। पॉसिबल है। जी। आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं वीर दहिया, क्योंकि बहुत सारी आध्यात्मिक बातें भी करते हैं और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आध्यात्म की राह पर चलने का मन भी बना चुके हैं, या फिर मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे कुछ ऐसा। मैं आपको बताऊं कि जीवन का जो सार समझ गया वो सब कुछ समझ गया। सबको पता है जीवन एक यात्रा है, आनी है जानी है, सबको पता है। अमल कौन करता है इसके ऊपर बहुत कम लोग करते हैं। सबको पता है होता है कि हम ये हमारे पास में धन नहीं जाएगा, धन नहीं जाएगा, समेट रहे हैं दोनों हाथों से, और आखिर में तन उनके पास में रहता नहीं है, मन उनका खुश रहता नहीं है, ना तन रहता ना मन रहता है, धन धन रह जाता है, और धन यहाँ पर ही छोड़ के जाना पड़ जाता है। अगर ये साथ चले तो मैं भी सोचूं हाँ मैं भी समेटूं, यहाँ पर कुछ नहीं जाना। यहाँ पर क्या है कि चिंतन, जिस ईश्वर ने हमें पैदा कर रखा उसके प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए वो ईश्वर क्या है, वो पावर क्या है। जिस दिन हमने उस पावर को समझ लिया, आपके मन में द्वेष, काम, क्रोध सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब प्यार, सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा। ये लड़ाई झगड़े जो आप कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, ये खत्म हो जाएंगे और दुनिया सुकून भरी लगने लग जाएगी। ये प्यार प्रेम से जैसे रहते थे वैसे हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक युग में कहते हैं हम मॉडर्न हो गए, यही तो माइनस पॉइंट है। तुम लोगों का माइनस पॉइंट यही है कि तुम मॉडर्न हो गए। इतिहास उठाकर देखो, पुराने टाइम में कच्चे बर्तन में जो खाना पकता था, हांडियों में जो पकता था, उससे आप बीमार नहीं रहते थे। अब हर आदमी को, दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को थायराइड, सर्वाइकल, बीपी सबको तो है, शुगर, ये चीजें आप बताओ किसको नहीं है। सिर्फ ये है जो केमिकल हम लोग खा रहे हैं। जितना ये इतना एग्रेशन आ रहा है हमारे दिमाग पर, ये क्यों आ रहा है? जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, उस ईश्वर को समझेंगे, और जब इन चीजों से हम लोग दूर होंगे, तो मुझे लगता है जीवन वही है। वरना तुम्हारे आने का जीवन में कोई सार नहीं है, ये व्यर्थ है तुम्हारा जीवन, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, वीर दहिया को 13-14 साल हो गए इस इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन अभी भी मतलब सरकारी नौकरी छोड़ने का गम कहीं किसी कोने में दिल में है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बताया लोग सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से लगती है और लोगों का बड़ा रुझान होता है सरकारी नौकरी की तरफ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया कि घर पे भी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिली जब मैंने सरकारी नौकरी को रिजाइन किया। ताने आज भी मिल जाते हैं मुझे सुनने को, ऐसी बात नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये क्या है ये क्या चुन लिया तूने, अच्छा भला कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। अब ये जो हमारी फील्ड है, जब हमारा काम चलता है तो भाई हम राजा होते हैं, और जब नहीं चलता तो सरकारी नौकरी याद आती है। अच्छा, इस जो आपका संघर्ष का दिन रहा उसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली में मम्मी ने मेरे सपोर्ट किया, जो मेरे इरादों को जितना भी है थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मिला मम्मी का ही मिला है, अदरवाइज किसी का नहीं मिला। अदरवाइज तो ये बोले कि तेरे लिए हमारे लिए पैसे हैं, तेरी इंडस्ट्री के लिए हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे बाहर से पैसे लेने पड़ गए। किसने बोला ये? किसने बात बोली? ये मेरे पापा ने बात बोली। अच्छा। अब जब भी पैसों की जरूरत होती है, जाहिर सी बात है, जो इंडस्ट्री में सबको पता है ये पैसा लगता है, पैसे के बगैर हम काम नहीं कर सकते। कड़वी बातें हैं, लेकिन टैलेंट तो हमने खूटियों पे टंगे देखे हैं। तो पैसों की जब जरूरत पड़ती थी तो मैं पैसा वहां से लेता था जिसको हम ब्याज पे पैसा देते थे, उस अंकल जी से। अच्छा, घुमा फिरा के चेन तो बन जाती थी। तो घर पे जब ये बात पता चलती होगी, बड़ी सुनने को मिलती थी, बहुत अच्छी, बड़े अच्छे श्लोक मिलते थे सुनने को। क्या सुनाते थे? कोई एक ऐसा डायलॉग जो हर बार सुनने को मिलता हो? नहीं, गधे के बच्चे से बात शुरू होती थी, और आगे कौन मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अच्छा, किसका बच्चा बता देती थी मुझे, आई डोंट नो। तो मतलब वो नाराजगी अब तो खत्म हो गई होगी, अब तो प्राउड फील करते होंगे कि नहीं, अब तो बेटे ने इंडस्ट्री में नाम कमाया, हरियाणा में नाम है, देश विदेश में नाम है, अब तो सीना एकदम चौड़ा हो जाता होगा पिताजी का। हाँ, अब फर्क है उस चीज में, वो चीजें हैं। तो जाहिर करते हैं वो चीज? नहीं, फौजी आदमी नहीं करता कभी। अच्छा, फौजी आदमी की खास बात है, फौजी आदमी को समझना बड़ा टफ होता है। तो फिर कैसे पता चलता है कि पिताजी बड़े गर्व से फूले नहीं समा रहे? नहीं, बाहर से पता लगता है ना।
घर से बाहर वाले जब बताते हैं वो तब पता लगता है। हमारे सामने तो वही है रूडली से या कुछ ऐसे, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमारे तो एक, मैंने बताया ना, एक लक्ष्य दे रखा है, एक मोटिव है हमारा काम करने का, हम वहां तक पहुंचेंगे। अब किसके लिए कर रहे हैं, कई बार समझ में ये नहीं आता मैं किसके लिए कर रहा हूँ। और फिर लास्ट में यही है, निचोड़ यही निकलता है, शायद इन डॉगीज के लिए कुछ करना लिखा होगा। हाँ। ना मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है, ना मुझे मीडिया लाइन में ये जो कलाकारी जो बोलते हैं कि राइटर वाइटर या सिंगर विंगर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यही ईश्वर इस काबिल बना, मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। अब रास्ता इधर से बनाओ, लेकिन बना दो, इनके लिए बना दो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट, मेरे को बहुत दे रखा है। और अच्छा, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं आपके, पत्नी का कितना सपोर्ट मिलता है? हाँ ठीक है, जैसे हाउसवाइफ है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है कि हम लोग होते हैं जो कलाकार होते हैं, उनका जो माइंड होता है क्रिएटिव माइंड होता है, और हाउसवाइफ होती हैं तो वो सिंपल है, साधारण जिसको बोलते हैं, वो घर में परफेक्ट है जैसा होना चाहिए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि घर में है, लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो क्रिएटिव माइंड होता है। हमारे जैसे हर कोई नहीं बन सकते, और अगर मिल भी जाती हमारे जैसे माइंड की तो मुझे लगता है कि रोटी कोई और ही बनाता, शायद हो सकता है वीर दहिया ही बनाता। कल्पना कीजिए, वीर दहिया रोटी बना रहे हैं, मैडम गाना गा रही हैं, तो मतलब वो भी स्थिति थोड़ी सी मुश्किल बनी हो सकती थी। लाइफ में सबसे टफ जॉब है रोटियां बनाना। ये राइस वगैरह चावल वगैरह तो मैं बना लेता हूँ, ये रोटियां आटा जो गूंदना है ना, ये इस हाथ से छुटाओ, इस हाथ से वो करो, ये बड़ा। तो मतलब यानी कि पेरेंट्स ने जो किया वो अच्छा किया है। अब अच्छा, वीर दहिया पेरेंट्स ने जो किया अच्छा नहीं किया, जिसने जो किया है हाँ, वो अच्छा किया है। अच्छा किया। अगर उन लोगों ने, मान के चलिए हम विपक्षियों की बात करें, अगर वो लोग इतने ना हमारे पीछे लगते तो शायद हम इतने मजबूत ना होते, तो हम कमजोर होते वहां पर। आलोचनाओं से तो इंसान जो है वो एक साकार रूप लेता है, तो आलोचक बहुत जरूरी है। अभी जो आपके शब्द हैं, जो आपके प्रश्न हैं, इतने क्वेश्चंस आप पुट कर रहे हैं, मैं फटाफट आंसर दे रहा हूं। मैंने कोई आपसे पहले उनके आंसर ये नहीं पूछा कि आप ये क्वेश्चन आप मुझे पुट कीजिए, मैं ये आंसर दूंगा, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं। हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमें अभी सोचने की या समझने की ज्यादा वो नहीं है, जो रियल है वो बता देते हैं कि ऐसा ये चीजें हैं। जी। अच्छा, वीर बहुत फेमस हो गए हैं, लड़कियों में बड़ा क्रेज है वीर दहिया के नाम का। तो जब स्टेज पे जाते हो तो कभी ऐसा होता है कि कोई महिला प्रशंसक आई हो और उसने बोला हो कि वीर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, कुछ इस तरह का प्रपोजल? क्योंकि अक्सर आप जैसे स्टार्स को तो ऐसे प्रपोजल मिलते ही रहते हैं। बात अब मैं आपसे बोलूंगी नहीं मिला तो ये तो गलत बात होगी। मैं सच बोलता हूँ, मिलते हैं बहुत ज्यादा। और इधर से घर से एक ही चीज जो आवाज आती है, जैसे बात पता चलती है, आने तो यहाँ पर पता तो चले वीर दहिया की वाइफ क्या करती है। अच्छा। एक दिन आपको एक दिन के लिए भी कोई नहीं झेल सकता, ये मैं हूँ झेलने वाली। ये मेरे घर से जो है ये जवाब मिलते हैं मुझे। तो दिमाग में ये रहता होगा? नहीं, दिमाग में बिल्कुल अपना काम रहता है, और जैसे आगे बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, मतलब एक दिन भी तुम्हें कोई नहीं झेल सकता मेरे अलावा, ये जवाब एक मिलता है मुझे। नहीं तो वो महिला फैंस को कैसे जवाब देते हैं? ये तो घर से जवाब आता है, महिला फैंस को कैसे उस टाइम संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये किसी ने एक बहुत अच्छा बोला था, वो मैं एक बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर देता हूँ। फूल है तो उसकी खुशबू लो, उसको मुट्ठी में मत बंद करो। हाँ, ये चीजें हैं, महकने दो उसको महकने दो। आपको अगर दोस्त बनाना है, बात कीजिए, आपकी कुछ अरमान हैं, आप शेयर कीजिए कि ये है वो है, तो वो चीजें चलती हैं। अब ये नहीं है हर किसी से आप रिलेशन नहीं बना सकते, आप एक हो, एक ही रहो आप। ये है कि चलो भाई किसी के अच्छे दोस्त बन के भी जरूरी नहीं है कि एक इंसान जीवन साथी ही बने किसी का, वो एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको एक अच्छे दोस्त के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो वीर दहिया का एक गाना है काली काली कुर्ती, तो वो गाना मैं सुनना चाहूंगी क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट आई है उस गाने के लिए कि वीर दहिया सर आएंगे तो उनसे काली काली कुर्ती गाना जरूर सुनना है। अब काली काली कुर्ती के बारे में कहूँ तो उसका कोई वीडियो बना नहीं था। अब ऐसे ही था, मेरे सामने एक महफिल में एक काली ड्रेस पहन के एक महिला बैठी हुई थी। अच्छा। तो उसने मुझे चैलेंज किया
वीर अगर तू ऐसा है तो मैं एक जो मेरे ऊपर गाना लिख दे। राइटर बहुत अच्छा सुना है। एट ए टाइम गाना लिखा है बिल्कुल। ये। अच्छा। मैंने बोला अगर तू इतना अच्छा राइटर है तो मेरे ऊपर गाना लिख दे। मैंने कुर्ती डाल रखी है, तूने काजल वाली के ऊपर गाना, तूने काजल वाली के ऊपर गाना लिख दिया तो काली कुर्ती वाली के ऊपर भी लिख दे। तो मैंने जो था गाना उसी टाइम पे गाया था। इसका कोई वीडियो नहीं है, वैसे मैं गुनगुना देता हूँ। हो काली काली कुर्ती तेरी गोरे रंग पे, मी के बादल में जानू बिजली चमके, रे स्त्रियां बदन गोरी तेरा दम के, नैना की कटार मारे तण तण के, तू नैना की कटार मारे तण तण के, रे काली काली कुर्ती तेरी। तो मतलब इमीडिएटली आपने गाना बना दिया और पूरे सुर के साथ गाया उसको, तो फिर वहां पे तो जितने लोग होंगे वो काफी इम्प्रेस हो गए होंगे। जब गाना बनता है तो कुछ पलों में बन जाता है, और जब अटकता है तो उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। एक एक लाइन पे गाना अटक जाता है। कई जगह ऐसे होता है, और जब बनना होता है तो एकदम से भी बन जाता है। तो ये चैलेंज तो काम आ गया, महिला ने चैलेंज दिया और आपने तुरंत गाना बना दिया। वो महिला भी इम्प्रेस हो गई, दर्शक भी इम्प्रेस हो गए और आपका गाना जो है वो भी हिट हो गया। यही तो होता है कि जो नेचुरल चीजें होती हैं वो चलती हैं हमेशा। और एक हम सोच के बनाए कि गाना बनाना है, कौन सा बनाए, वो चीजें अलग हैं। वो हम एक आर्टिफिशियल गाना बना रहे हैं, भाई इस टाइप का गाना बना दे चलेगा, और एक नेचुरल है। अब आँखें ये काजल के साथ में क्या हुआ था, यही हुआ था। हम लोग उसके पीछे भी कोई कहानी है आंखों का काजल के? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो जैसे कि हम लोग एडिटिंग करा के आ रहे थे पूरी रात में जाग के, और सुबह दिल्ली में एडिटिंग हमारी लगी हुई थी, और मैं सुबह जल्दी सर्दियों के टाइम में, और 8 बजे मेट्रो में या 7 बजे के आसपास होगा मॉर्निंग में, और मेट्रो में जैसे ही मैं चढ़ा तो मेरे सामने एक बहुत अच्छी लेडीज जिसकी आंखों में काजल लगा हुआ था, मोटी मोटी आंखें थी, और शायद हो सकता है कि उसकी आंखों में जो कहते हैं कि खूबसूरती कहीं पर भी हो उसको उसका बखान कर देना चाहिए, वो दिल में नहीं रखनी चाहिए। तो उसकी इतनी खूबसूरत आंखें थी, और उसमें रेडिश टाइप का था आंखों में, शायद लग रहा था कि वो रात भर जाग कर आई है, जैसे जागरण वगैरह से किसी पार्टी टाइप में लग रही थी, क्योंकि हाथों में चूड़ियां थी और पूरा श्रृंगार वगैरह था, हो सकता है शादी ब्याह से आई थी। तो उसकी आंखों में जो था मैं देखा, और कुछ पल के लिए मैं देखता रह गया, फिर नजरें हटाई, फिर देखा तो दिखता रह गया। अब वो जहन में मेरे दिमाग में वो चीज निकली नहीं, और मोटी मोटी आंखों और काजल के साथ में तो ये तेरी आंखों का यो काजल मन करे से गोरी घायल। तो वो जो चीजें थी वहां से क्रिएट हुई, और वो गाना ऐसा बना कि वो सुपर हिट हो गया, डुपर हिट हो गया, और पूरे मतलब जिसे बोलते हैं पूरे देश विदेश में इस गाने ने वीर दहिया को एक पहचान दिला दी। ये मेरे डॉगीज करवा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा भाई मैं कुछ नहीं हूँ, एक मैं इनके लिए आश्रम खोल लूं बस मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब वो आश्रम कहाँ खोलेंगे आप? मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा सोनीपत से इसकी एक ब्रांच शुरू करूं, और देश में ही अगर जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा उसको हम और बढ़ाएंगे आगे। और इसमें हर डॉगीज का ट्रीटमेंट करेंगे, जो देसी हैं या जो किसी ने पाल रखा है सबका फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करवाने के बाद में जो ठीक होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, और जो थोड़ा सा हैंडीकैप टाइप का है तो उसको हम लोग प्रोटेक्शन देंगे पूरी। और जैसे बुढ़ापे में भी डॉगीज को हम पाल लेते हैं, और जब बीमार ज्यादा होता है, बुढ़ापे में बीमारियां आती हैं तो उसको लोग छोड़ देते हैं और रोडों पे बेचारा पूरी जिंदगी मौज में होती है उसकी, और लास्ट में क्या है, कभी रोड पे इधर आ रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाड़ी कुचल रही है। तो उसकी जीवन को जिस दिन आप समझ गए तो करुणा का एक भाव आएगा, और उस दिन वो बंदा वीर दहिया को सपोर्ट करेगा, मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, वो उन डॉगीज को सपोर्ट करेगा। तो मैं एक मुहिम लेके चलना चाहूंगा, अभी अकेला हूँ, कारवां बनता चला जाएगा आपके माध्यम से। और हम चाहते हैं कि वीर दहिया का ये कारवां कड़ी दर कड़ी बनता रहे और बहुत ही विशाल रूप में बने, ताकि क्योंकि डॉग लवर्स जो है उनकी बात ही अलग है। तो वीर दहिया जी, मेरा सवाल है कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको वीर दहिया फॉलो करते हैं और वीर दहिया उनके जैसा बनना चाहते हैं? देखिए, इंडस्ट्री में तो बहुत महान सिंगर हुए हैं, रफी साहब हुए, शब्बीर कुमार जी हुए,
मोहम्मद अजीज, मैं इनका फैन रहा हूँ। लेकिन हाल में जो पंजाबी सिंगर हैं सुखविंदर जी, ये हाई नोट पे जो कमाल खेलते हैं, तो मैं दिल से फैन हूँ इनका। दिलजीत बाजी बहुत अच्छा म्यूजिकल, जो मिठास मुझे चाहिए वो उनके गीतों में है। तो मैं इन दोनों से, वर्तमान में बात की जाए प्रेजेंट में, तो मैं इन दोनों से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। तो फिर वीर दहिया जी, बॉलीवुड का कोई एक गाना जो आपका फेवरेट हो हमारे दर्शकों के लिए? वही बोलोगे कि वीर का तो ना गाड़ी जो है आँखें तक ही अटक के रह जाती है। मेरा ये अगला सवाल ये होने वाला है कि वीर दहिया को आंखों से बहुत प्यार है और वीर दहिया का हर गाना आंखों से होता हुआ दिल में उतर जाता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, हाय संभालो मुझको ओ मेरे यारों, शराबी ये दिल हो गया, हाय जी। बहुत सुंदर गाना। लेकिन ये आंखों का मुझे बता दीजिए, क्या है रहस्य इन आंखों का कि वीर दहिया आंखों पे से शुरू होते हैं और आंखों पे ही खत्म हो जाते हैं? आंखों से ही शुरू होते हैं और आंखों पे ही खत्म हो जाते हैं। मैं आपको बात बताऊं तो पहले जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें जो है वॉइस नहीं हुआ करती थी, आंखों के एक्सप्रेशन का ही खेल था। तो जिंदगी की शुरुआत भी मुझे लगता है एक्सप्रेशन से, आंखों से ही हुई। हम किसी को प्यार करते हैं तो आंखों से ही उसको प्रकट कर सकते हैं, हम किसी को गुस्सा करते हैं तो वो भी हमारी आंखें बताएंगी। तो आंखों से शुरू होके जिंदगी ही आंखों से शुरू होके आंखों पे खत्म है। अच्छा, वीर दहिया जो हैं वो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, मतलब सारी खूबियां एक शख्स के अंदर है। तो कौन सा काम ज्यादा पसंद है? लिखना पसंद है, गाना पसंद है या एक्टिंग पसंद है? हाँ, बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। अब दर्शक सोच रहे होंगे ये बोलेगा वो बोलेगा। नहीं, अभी मुझे कुछ पसंद नहीं है। मैंने बताया कि मेरा एक लक्ष्य रह गया लाइफ का, मैं बस वो लक्ष्य पूरा करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरे को कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, लेकिन जितने भी कलाकार होते हैं, वो ज्यादातर कलाकार जो होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ना एक राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन वीर दहिया राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते। वीर दहिया का एक अलग पाथ है, एक अलग रास्ता है जिस पर चलना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वही बात आती है घूम फिर के कि जीवन का जिसने सार समझ लिया, उसके लिए राजनीति का मतलब क्या है? माया, पैसा कमाना। बहुत कम लोग हैं जो गिने चुने हैं जो आज के टाइम में राजनीति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं किसी एक पार्टी का नाम लूंगा दूसरी वाली नाराज होगी। लेकिन मैं बताना चाहूं आपको, जो काम हमारे स्वच्छता अभियान का जो चल रहा है, स्वच्छता अभियान का ये मत समझिए कि स्वच्छता अभियान, राजनीति में भी स्वच्छता अभियान चल रहा है। योगी सफाई जी वाले से नहीं लेना है ना, योगी जी साफ सफाई से नहीं लेना है, दूसरे वाली सफाई से लेना है जो चल रहा है। तो मेरे दर्शक समझ जाएं इशारा कि किस तरफ है। और उस पे भी वीर दहिया जी को योगी जी बहुत पसंद है। योगी जी का मैं फैन रहा हूँ। मेरी तमन्ना है कि योगी जी के मुझे दर्शन हो। योगी जी में मुझे जो दिखाई देता है, मेरा ड्रीम पूरा होगा। ये भी मेरे एक ड्रीम में आता है योगी जी का। बाकी राजनीति का है, जो राजनीति बहुत अच्छी कर रहे हैं उनको संभाल लेने दीजिए। मुझे इन लफड़ों में पड़ना नहीं है। एक शांति का जो जीवन है वो मैं जीना चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल ये पूछूंगी कि एक्ट्रेस कौन पसंद है बॉलीवुड में? नई वाली या पुरानी? नई पुरानी कोई भी बता सकते हैं आप। देखिए, मेरी नजर में जो एक्ट्रेस थी सही मायनों में, वो पहले की एक्ट्रेस हुआ करती थी। हेमा मालिनी, भाग्यश्री, दिव्या भारती, श्रीदेवी। एक पूछा था वीर जी, मैं आपको पूछा था वीर जी से, मैंने एक एक्ट्रेस पूछा था, वीर जी ने 4 एक्ट्रेस का नाम बताया है। मैं बताने के बाद में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका जो एक फेस वैल्यू हुआ करती थी, उनका जो था, एक लगता था कि एक्टर है ये एक्ट्रेस है। आज के टाइम में इतनी फुहड़ता हो गई है, शो पीस बन के रह छोटी छोटी ड्रेस पहन के जो सोचते हैं कि हम लोग एक्ट्रेस बन गए हैं। एक्ट्रेस ये चीजें एक्ट्रेस नहीं होती, वो डिफाइन नहीं करती।
उन चीजों में एक सभ्यता हुआ करती थी, तो एक्ट्रेस वो हुआ करती थी। मेरी नजर में ये एक्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम भी होगी इन बातों से, बट मेरी नजर में ये फुहड़ता के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा वीर जी, आप हरियाणा की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस तरह की इंडस्ट्री है हरियाणा की? अंदर से किस तरह की इंडस्ट्री को कहा जाए इसको? हरियाणा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आज के टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। बहुत लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें दे रहे हैं। जो बॉलीवुड नहीं दे पाया वो हरियाणा की इंडस्ट्री दे रही है। नई कंपोजिशन दे रही है, नए शब्दों का वो दे रही है। तो बहुत सारे नया नया जो डिफरेंट टेस्ट है वो पहले पंजाब ने दिया, अब हरियाणा दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे वीर दहिया से, जो कि एक मॉडल, एक गायक और एक राइटर, यानी कि पूरी खूबियों से लबरेज एनर्जेटिक शख्सियत हैं वीर दहिया। उनसे हमने बातचीत की, उनका गाना भी हमने आपको सुनवाया। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप अगली बार हमारी इस चर्चा में किस शख्सियत को देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे डिजिटल रेड कारपेट। नमस्कार। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कारपेट, प्रेजेंटेड बाय भारत आज।